हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो सीटेट का पेपर 2 हुआ था 1 फरवरी 2023 को, उसका जो है सीडीपी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसके हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत व क्रमानुसार होती है। कैसी होती है? व्यक्तिगत व क्रमानुसार होती है। व्यक्तिगत से तात्पर्य है कि जो है प्रत्येक बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। किसी का विकास बहुत जल्दी होता है, किसी का विकास जो होता है धीमी गति से होता है। और क्या होता है? क्रमानुसार। लेकिन क्या होता है? होता क्रम के अनुसार सबका होता है। जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जैसे कि क्रम होता है। तो क्या इसी क्रम के अनुसार जो है सबका विकास होता है। लेकिन किसी का तेजी गति से होता है, किसी का धीमी गति से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत व क्रमानुसार होता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि। तो आजकल जो सिद्धांतकार हैं वह क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग इस वजह से करते हैं क्योंकि विकास की प्रकृति कैसी है? गतिशील है। विकास की प्रकृति गतिशील है। तो यहाँ पे सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? ये क्या दोनों उम्र में तो बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है। यह कौन से सिद्धांत के अनुसार है, मतलब ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है विकास का शीर्षागामी सिद्धांत। बी ऑप्शन है विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। और डी ऑप्शन दिया गया है एक रूपता का सिद्धांत। तो यहाँ पे नरेश और जो मुकेश हैं, इनके संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में डिफरेंट इस वजह से है व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार। व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो है सिद्धांत है, इसी की वजह से इनके जो है सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में दोनों क्या है? डिफरेंट है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखो कथन दिया गया है, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि बच्चों के जो विकासात्मक प्रतिमान में केवल आनुवंशिकता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जबकि आनुवंशिकता, पर्यावरण, बच्चे का जो माहौल है, आर्थिक स्थिति कैसी है बच्चे की, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पे कथन ए जो है बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद तर्क यहाँ पे जो दिया गया है, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। तो ये भी बिल्कुल ही गलत दिया गया कि जो पर्यावरणीय कारक और आनुवंशिकता जो होती है, तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के विकास में। तो ये दोनों ही कथन और तर्क दोनों ही गलत दिए गए हैं। तो इस अनुसार यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ए और आर दोनों यहाँ पे गलत दिए गए हैं। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन है एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पे पूछा गया था सामाजिकरण के बारे में। किसके बारे में? सामाजिकरण के बारे में। तो बच्चों को जो सामाजिकरण होता है वह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में
बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं। तो अनुमान लगाने और जो अमूर्त चिंतन से यह तात्पर्य है कि जब हमारे सामने जैसे कि कोई वस्तु के बारे में हमें सोचना है, चिंतन करना, वो हमारे सामने नहीं होगी, फिर भी उसके बारे में क्या बच्चे कल्पना कर लेंगे, विचार कर लेंगे उसके बारे में। तो ये क्वालिटी आती बच्चे में। जो जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं जो बताई थी, उसमें जो चौथी अवस्था थी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल इससे हो जाएगा कि ये जो क्वालिटी है अमूर्त चिंतन और अनुमान लगाने की क्वालिटी जो बच्चों में आती है, ये आ जाती है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में। और इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष या फिर उससे अधिक। जो मतलब 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। कौन सी अवस्था में? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7वां क्वेश्चन दिया गया है। जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब बच्चा जो है अपनी मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समायोजन कहते हैं। अब आपसे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं? अब देखो हम लोग समझ लेते हैं। आत्म केंद्रिता से तात्पर्य होता है कि बच्चा जो होता है अपने विचारों और दूसरों के विचारों में डिफरेंट नहीं कर पाता। मतलब वो यही सोचता है, जो मतलब जिस चीज़ों से वह खुश होता है, जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, वही दूसरों को अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 नंबर का जो डी ऑप्शन दिया गया है, दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति जो है, यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है आत्म केंद्रिता। तो यहाँ पे 8 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब किसका जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक परिवेश का। किसका है? सांस्कृतिक परिवेश का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्ता दी जाएगी? सस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम और सजा के उपयोग को, या फिर प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। तो लेव वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उसके अनुसार किसको महत्ता दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक सीखने को। किसको? सहयोगात्मक सीखने को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 चरण। कितने चरण प्रतिपादित किए थे? 6 चरण प्रतिपादित किए थे। और अवस्थाएं कितनी थी? 3 अवस्थाएं थी, प्रत्येक में 2-2 चरण थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 6 चरण प्रतिपादित किए थे। अब यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर जो 12वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये सोच जो होती है बच्चों में, ये पाई जाती है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में, इस अवस्था में बच्चे में ये सोच होती है कि जो नियम बनाए गए हमें उन नियमों को ध्यान में रखते हुए, मतलब उन नियमों को हमें नहीं तोड़ना है, उन नियमों को ध्यान में रखकर हमें अपना कार्य करते जाना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अब आपसे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? तो नर्तकियों, धावकों
और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? तो उनके पास होती है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि की मात्रा उनमें से अधिक होती है। और हार्वर्ड गार्डनर ने जो है मुख्य कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मतलब कोई एक शिक्षक होता है और कक्षा में टिप्पणी करता है, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगी? ये जो कथन दिया गया, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, यह बढ़ावा देगी जेंडर रूढ़िबद्धता को। जेंडर रूढ़िबद्धता को। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे समझते हैं जेंडर रूढ़िबद्धता से तात्पर्य है कि जैसे कि मेल फीमेल 2 जेंडर होते हैं, जो उसमें जब कभी भी मतलब किसी एक जेंडर की बड़ाई किया जाएगी कि जैसे कि मतलब लड़के जो होते हैं मैथ में ज़्यादा होशियार होते हैं, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, तो यहाँ पे जब क्या किया जाएगा कि लड़कियों को जो है मेल को क्या सॉरी जो लड़के हैं जो मेल हैं उनको ज़्यादा महत्व दी जा रही है। तो यहाँ पे हमेशा बात होगी किसकी? जेंडर रूढ़िबद्धता की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल मिले तो सभी एग्जाम्पल इसी के होंगे, जेंडर रूढ़िबद्धता के। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, बिल्कुल गलत दिया गया है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है, यह भी बिल्कुल ही गलत है। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, तो यह भी बिल्कुल ही गलत दिया गया है। मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्वमूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें से ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मूल्यांकन जो है विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी पढ़ने में। तो यहाँ क्या है? विभिन्न साधनों मतलब अलग अलग चीज़ों का यूज करके जो है मूल्यांकन किया जाना चाहिए बच्चे का, जबकि मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्वमूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या बिल्कुल ही निगेटिव दिया गया, गलत दिया गया है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया और ए वाला ऑप्शन, ये तीनों बिल्कुल ही गलत दिए गए, जबकि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 15 का हमारा जो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पृथक्कीकरण और नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना। अब यहाँ पे पूछा गया कि समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है समावेशी शिक्षा का जो है पालन नहीं करता। पृथक्कीकरण और नामीकरण मतलब क्या? बच्चों को जैसे कि क्या होशियार बच्चे उनको अलग कर देना चाहिए, जो कम होशियार बच्चे हैं उनको अलग कर देना चाहिए, या फिर जैसे कि विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं तो उनका क्या लेबलाइजेशन करना चाहिए। तो ये सब क्या है? यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? तो वंचित पृष्ठभूमि से जो छात्र आ रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा उन छात्रों को अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। मतलब कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल होना चाहिए? पहिया कुर्सी या फिर व्हील चेयर, वॉकर, हैंड रेल के साथ रैप, उभरा हुआ टाइल या फिर ब्रेल प्रणाली। तो यहाँ जो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ शामिल होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पहिया कुर्सी, व्हील चेयर बिल्कुल सही दिया गया है, वॉकर भी शामिल होना चाहिए, हैंड रेल के साथ ये भी शामिल होना चाहिए, जबकि
उभरा हुआ टाइल, इससे कुछ मतलब नहीं है। बेल प्रणाली तो अंधे लोगों के लिए होती है, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन जो है इन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं। मतलब अधिगम क्षमता से जो मतलब जूझ रहे हैं, जो विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, अधिगम मतलब उनकी क्या पहचान होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जो अधिगम क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं और वर्तनी में क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो 19 नंबर का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 20 नंबर। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, डी ऑप्शन है पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो माध्यमिक कक्षाओं में जो छात्रों की सक्रिय भागीदारी को अगर बढ़ावा देना तो किस प्रकार देना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षण शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल विकास में बाधा डालती हैं। तो क्या बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि जब बच्चे जो होते हैं अपने समकक्षियों से चर्चा व संवाद करते हैं तो उनकी जो मुश्किलें होती हैं वो और आसान हो जाती हैं, जो चीज़ें होती हैं और आसान हो जाती है। एक दूसरे से बात करके अपनी जो है प्रॉब्लम होती है उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और समझते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद तर्क यहाँ पे दिया गया है, अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तित्ववादी है ना कि सामाजिक है। तो ये भी तर्क बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि अधिगम की प्रक्रिया का जो स्वरूप है वह व्यक्तिवादी नहीं है, क्या है, सामाजिक है। तो ये भी दोनों ही यहाँ पे गलत दिए गए हैं। तब इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो है ए और आर दोनों ही गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर यहाँ पे दोनों ही गलत दिए गए हैं। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महारत उन्मुख करके, महारत उन्मुख करके। अब आपसे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं हैं,
ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या है कि ये जो है नकारात्मक प्रभाव डालेगी। उसके बाद शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, ये भी क्या नकारात्मक प्रभाव डालेगी। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक व्यक्ति की धारणा उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति है, बिल्कुल सही बताया गया है कि अच्छे बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अच्छे नंबर आएंगे, और अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या है, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संरचनावाद का सिद्धांत। संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है कि जो संरचनावाद का सिद्धांत है सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। तो यहाँ पे 25 नंबर का जो है एक वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते 26 नंबर क्वेश्चन। अब आपसे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जो आप पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो यहाँ जो 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जो वह पहले समझते हैं उसी के अनुसार जो है वह अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है। संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि संज्ञान व संवेग जो है क्या है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किन शैक्षिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। सार्थक अधिगम को यहाँ पे कौन से ऑप्शन दिया गया, मतलब जिसके द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अन्वेषण और प्रयोग के द्वारा, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास के द्वारा, चर्चा और बहस के द्वारा, निष्क्रिय सुनने के कौशल के द्वारा। तो यहाँ पे जो है निष्क्रिय सुनने के कौशल के द्वारा सार्थक अधिगम को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। यही यहाँ पे पूछा गया कि नहीं किया जा सकता, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है निष्क्रिय सुनने के कौशल के साथ साथ सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है। तो रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाने चाहिए। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाने चाहिए। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। स्कूलों को शामिल नहीं करना चाहिए उनकी शिक्षा में। उसके बाद तर्क दिया गया है, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये भी तर्क बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। ये भी क्या है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पे कथन ए और जो तर्क आर है दोनों ही गलत दिए गए हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही गलत दिए गए हैं।